प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1621 दी अल्टीमेट लिंक। चुन एक्सुएनबा और यिन जिया के बीच पहली टक्कर हुई ही थी कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए चुन एक्सुएनबा बिजली की तरह तेजी से यिन जिया की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पूरा शरीर हवा में एक ब्लर्ड लाइट में बदल गया था, जैसे कोई फैंटोम हो। यिन जिया की आंखें उसे प्रॉपर्ली ट्रेस भी नहीं कर पा रही थी और तभी अचानक उसे अपने बाईं ओर से एक खतरनाक एनर्जी का एहसास हुआ। उसने बिना सोचे अपने हाथ का बैटल ब्लेड जोर से बाईं तरफ घुमा दिया। उसी वक्त चुन एक्सुएनबा वहां प्रकट हुआ और उसकी प्योर डिस्टिल्ड किलिंग एनर्जी यानी मिलिट्री वे किलिंग फिस्ट सीधा हमला करने लगी। इन्वेजन लाइक फायर। उसका पंच सीधा बैटल ब्लेड के एज से टकराया। ये थी पावर वर्सेस पावर की सीधी भिड़ंत। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के चारों ओर से इनविजिबल एयरवेव फूट पड़ी। जमीन पर ले बाले मिट्टी उखड़ने लगी और उनके नीचे की धरती सीधे दर्जनों मीटर तक धंस गई। इंपैक्ट जोन्स उनके चारों तरफ बन गए। इस टक्कर में यिन जिया को 3 कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यकीन नहीं हो रहा था। मैं एक इंसान से ताकत की लड़ाई में हार गया। साइज की बात करें तो वो चुन एक्सुएनबा से 2-3 गुना बड़ा था और उसने भी अपनी स्ट्रेंथ को चरम तक ट्रेन किया हुआ था। फिर भी 3 कदम पीछे। मूव लाइक थंडर। चुन एक्सुएनबा ने थोड़ा एज मिलते ही तुरंत अगला हमला शुरू कर दिया। उसकी स्पीड आर्कटिक ग्लेशियर्स जैसी ठंडी थी, लेकिन पंचेस हरिकेन जैसे तेज। हर एक पंच में भयानक किलिंग इंटेंट था और उसकी स्पीड ने चारों ओर एक व्हर्लविंड खड़ी कर दी थी। यिन जिया की 3 कदम की पीछे हटने की गलती उसकी बैलेंस तोड़ चुकी थी। अब उसने बैटल की इनिशिएटिव खो दी थी। चुन एक्सुएनबा के सामने वो बस डिफेंस में रह गया था। यिन जिया ने अपना जायंट बैटल ब्लेड एक शील्ड और वेपन दोनों की तरह यूज करना शुरू किया। वो कभी लेफ्ट कभी राइट ब्लॉक करता, लेकिन चुन एक्सुएनबा का प्रेशर कम नहीं हो रहा था। यिन जिया को यकीन नहीं हो रहा था। मुझसे ताकत में कोई जीत कैसे सकता है? शायद उसने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट किया था। अब वो इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेना चाहता था। इट्स हार्ड टू नो लाइक दी शैडो, चुन एक्सुएनबा ने धीमे से कहा। अब उसका शरीर जैसे 1000 लेयर्स में बंट गया था। यिन जिया उसके एग्जैक्ट पोजीशन को ट्रेस ही नहीं कर पा रहा था। और फिर अचानक यिन जिया ने देखा, चारों ओर की दुनिया ही बदल गई। तबाह हुआ बैटलफील्ड, लड़ते सोल्जर्स, सब गायब हो चुके थे। फेंगशन सिटी इटसेल्फ गायब थी। अब बस आसमान में कुछ डिम फ्लिकरिंग तारे थे। चुन एक्सुएनबा सामने खड़ा था, लगभग 100 मीटर दूर। उसके दोनों फिस्ट्स के ऊपर डार्क और अजीब एनर्जी जम चुकी थी। यिन जिया ने अपने हाथ में ब्लेड कस के पकड़ा। वो उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन एक अजीब बात हुई। उसकी आंखें देख रही थी कि चुन एक्सुएनबा सामने है, पर उसके दिल और इंट्यूशन को उसकी प्रेजेंस फील ही नहीं हो रही थी। मानो जो सामने खड़ा है वो सिर्फ एक फैंटोम हो। चुन एक्सुएनबा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अचानक उसके दोनों पंचेस यिन जिया की छाती पर सीधा जा लगे। यिन जिया ने जब तक ब्लॉक करने के लिए अपना ब्लेड उठाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ, लेकिन उनके जैसे एलियंस के लिए यह सब 0.01 सेकंड के अंदर था। इस टाइनी हेजिटेशन ने यिन जिया की हार तय कर दी। क्रैक। यिन जिया को अपनी हड्डियां टूटने की आवाज आई। उसकी चेस्ट का आर्मोर, जो उसकी जनरल की पहचान थी, चकनाचूर हो चुका था। बूम। यिन जिया कैनन बॉल की तरह उड़ गया। बूम बूम बूम। वो कई बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ 10 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। सारे ह्यूमन सोल्जर्स ये देखकर पैनिक में आ गए। वो इतनी स्पीड से हुई टक्कर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे, बस स्टन होकर देखते रह गए। चुन एक्सुएनबा ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया, फिर एकदम से रॉकेट की तरह लीप किया।
हवा में उसका मिलिट्री कोट फड़फड़ा रहा था। वो सीधे यिनजिया के पीछे उड़ गया। बूम! यिनजिया तब तक एक पहाड़ी से टकराकर उसी में धंस गया था। चुन एक्सुएनबा ठीक उसके ऊपर उतरा। उसका दाया हाथ कसकर मुट्ठी में था और उसमें एक काली सुपरनैचुरल पावर चमक रही थी, जो अब एक एनर्जी बॉल बन चुकी थी। झुआंगसू, 5 सम्राटों में से ब्लैक एम्परर। उसकी महान उपलब्धि थी जेडी टायंटेंग, जिसने मनुष्यों और देवताओं की दुनिया को अलग किया। चुन एक्सुएनबा ने उसी नाम को अपना कोड नेम बनाया है। उसकी एबिलिटी है जेडी टायंटेंग, यानी वो पावर जो किसी की भी सुपरनैचुरल एबिलिटी को डिसोल्व कर सकती है, जो इस काली रोशनी से टकरा जाए। उसकी पावर्स ही नहीं, बॉडी भी टूट जाती है। बूम! उसने पंच किया। काली रोशनी एनर्जी बॉल बनकर नीचे गिर गई। माउंटेन पर दर्जनों क्रैक्स उभर आए। शार्प व्हाइट लाइट अंदर से फूटी और बूम! पूरा हिल एक्सप्लोड हो गया। सिल्वर आर्मो ने हिल को तोड़ते हुए वापसी की। उसका अपर आर्मोर पूरी तरह टूट चुका था। अब उसका असली एलियन बॉडी नजर आ रहा था। उसने चुन एक्सुएनबा को गुस्से से देखा। उसकी आंखों में नंगी हेट्रेड थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट, इंसानों में भी तुम जैसा कोई निकलेगा। चुन एक्सुएनबा ने भी उसकी ओर देखा। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की बर्फीली सर्दियों जैसी थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी वाइंड, फॉरेस्ट, फायर, माउंटेन टेक्निक के बाद भी तू बच जाएगा। अब जा, मर जा। सिल्वर आर्मो ने ब्लेड उठाया। उसके हाथों की मसल्स फटने को तैयार थी। उसने ब्लेड को नीचे की ओर जोर से घुमाया। टेरिफाइंग एयरवेव चारों ओर से स्टॉर्म्स को उल्टा घुमा रही थी और जमीन थरथराकर टूटने लगी। चैप्टर 1622 विड्रॉल। आधे घंटे बाद ज्यादातर फंक्शन सिटी खंडहरों में तब्दील हो चुकी थी। चुन एक्सुएनबा और यिनजिया की लड़ाई लंबे समय तक चली। दोनों के शरीर एक्सट्रीमली स्ट्रांग थे। ताकत और डिफेंस दोनों को उन्होंने अपने लिमिट तक पुश कर दिया था। शुरुआत में चुन एक्सुएनबा ने यिनजिया की गलतफहमी का फायदा उठाया और बैटल की इनिशिएटिव ले ली। लेकिन किसी ऐसे स्ट्रेंथनिंग टाइप एलियन को मारना इतना आसान नहीं होता जिसकी ताकत तुमसे बराबर हो। ब्लैक चैरियट लेवल तक पहुंच चुके एनहांस्ड एलियंस का बॉडी डिफेंस और सेल्फ हीलिंग बहुत भयानक हो जाता है। चुन एक्सुएनबा ने शुरू में ही अपनी मिलिट्री किलिंग फिस्ट से एक घातक वार किया। ऑलमोस्ट उसकी छाती को चीर दिया। लेकिन यिनजिया ने सिर्फ 1 मिनट से भी कम में खुद को हील कर लिया। अब ये दोनों इंसानों जैसे नहीं, बल्कि 2 ह्यूमैनॉइड बीस्ट्स जैसे फंक्शन सिटी के बीचों बीच लड़ाई कर रहे थे। इस वक्त तक दोनों की बॉडी पर सैकड़ों जख्म थे, जिनमें कई वाइटल पॉइंट्स पर भी लगे थे। यिनजिया की छाती पर 7 गहरे मुहर जैसे फिस्ट मार्क्स थे, जो देखकर लगता था जैसे उसके अंदरूनी अंग भी टूट चुके होंगे। चेन एक्सुएनबा की हरी मिलिट्री कोट फटकर नीचे गिर चुकी थी और अब उसका नेकेड अपर बॉडी साफ दिख रहा था। एक गहरी और डरावनी चोट उसके बाएं कंधे से लेकर दाएं पेट तक जा रही थी। वो ब्लेड उसे ऑलमोस्ट आधा काट चुका था। लेकिन इतनी भयानक चोट के बावजूद भी कि एक्सुएनबा जमीन पर पूरी मजबूती से खड़ा था और उसकी नजरें अब भी यिनजिया पर गड़ी थी। बूम बूम! दूरी पर अभी भी युद्ध जारी था। हाशंजुया और उसकी टाइगर गार्ड्स की भयंकर भिड़ चल रही थी डब्ल्यूग्यू वॉरियर्स से। यिनजिया ने सामने खड़े इंसान की ओर देखा और धीरे से एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, लगता है इस बार सिटी कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर चुन एक्सुएनबा की ओर और अपना मोटा दाया हाथ उठाकर अपनी नुकीली क्लॉज से उस पर इशारा किया। तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे दिखाया कि इंसान उतने कमजोर नहीं जितना हमने सोचा था। चुन एक्सुएनबा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब तू मेरी मौत के हाथों मरेगा तब समझेगा मैं कितना स्ट्रांग हूं। उसने अपनी मुट्ठियां फिर से कसी और उन पर फिर से ब्लैक लाइट चमक उठी।
वैसे तो उसका स्टॉप वॉर एबिलिटी एनहांस्ड एलियंस के खिलाफ कम असर करता है, लेकिन फिर भी वो इनकी फ्लेश पर बुरा असर डाल सकता है। लेट्स स्टॉप हियर टुडे। यिन जिया ने अचानक ये कहा। चुन एक्सुएनबा का माथा सिकुड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि अब यिन जिया क्या प्लान कर रहा है। ह्यूमन, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हम फिर मिलेंगे। यिन जिया ने यह कहकर चुन एक्सुएनबा की ओर एक गहरी नजर डाली, जैसे उसकी शक्ल को अपने दिमाग में परमानेंटली इम्प्रिंट कर रहा हो। फिर वो अचानक हवा में उड़ा और वहां से चला गया। इसी के साथ पूरा डब्ल्यूग्यू आर्मी मानो किसी इनविजिबल सिग्नल से एक्टिवेट हो गया और वो सब बैटलफील्ड से पीछे हटने लगे। वो अपने मरे हुए साथियों की बॉडीज ले गए और सब एक एक करके आसमान की ओर उड़ गए। ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर ने सामने खड़े शंजुया की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार शायद तुम इतने लकी न हो। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके शब्दों में एक अलग ही वार्निंग छुपी थी। हाँ, शंजुया, जो पहले से ही एग्जॉशन की हालत में था, कुछ समझने की हालत में नहीं था। अगर नेशनल डिफेंस आर्मी ने टाइम पर ज्वाइन नहीं किया होता तो आज फेंक्शन सिटी मिट्टी में मिल चुका होता। डब्ल्यूग्यू वॉरियर्स के चले जाने के बाद भी उनका बिहेवियर डिस्टर्बिंगली काम था। वहीं दूसरी तरफ फेंक्शन सिटी में हर जगह ह्यूमन वॉरियर्स की लाशें पड़ी थी। हाँ, शंजुया ठंडी हवा में खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की और एक टूटी हुई आवाज में बोला, मैं सच में कितना बेवकूफ था। दूसरी ओर चेन एक्सुएनबा ने डब्ल्यूग्यू आर्मी की उड़ान को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें एक खुले तलवार की तरह चमक रही थी। हाँ, शंजुया के दुख के मुकाबले उसके अंदर गुस्सा ज्यादा था, लेकिन उसने पीछा नहीं किया, क्योंकि इस वक्त की हालत में फंक्शन सिटी एक और हमला नहीं झेल सकती थी। उसका रीइंफोर्समेंट मिशन अब पूरा हो चुका था। एक सिपाही उसके पीछे दौड़ा और उसका मिलिट्री कोट लेकर आया। उसे पहनाते हुए चेन एक्सुएनबा ने कोट पहना, अपनी कैप का छज्जा नीचे किया और बोला, एक दिन मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें सबको मार डालूंगा। I'll kill you all। कमांड सेंटर का एक ऑफिसर उसकी ओर आया और बोला, मिस्टर झुआंगसू, बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। जनरल जी आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। लेकिन किन शुआम्बा ने सिर्फ हाथ हिलाया। इन बेकार की फॉर्मेलिटीज बाद में देखना। अभी तुम्हारे पास और जरूरी काम है और हमें भी जल्दी बॉर्डर पर वापस लौटना है। ये कहकर वो अपने नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। आसमान से F-12 आर्म्ड हेलीकॉप्टर की आवाज आई। हेलीकॉप्टर उसके सामने आकर रुका। चेन एक्सुएनबा उसमें चढ़ा और बिना पीछे देखे वहां से रवाना हो गया। देश के चारों बड़े रीजन, ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और जियांगनन पर एक के बाद एक हमले हुए। सिर्फ शेनजिंग और साउथ वेस्ट रीजन बच पाए। अब सारी क्रिटिकल रिपोर्ट्स शेनजिंग हेडक्वार्टर्स पहुंच चुकी थी। शेनजिंग के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स और टॉप टियर फाइटर्स जैसे हुतू, डिजोंग और किंग पूरी रात अलर्ट बैठे थे, क्योंकि डर था कि कहीं डब्ल्यूग्यू आर्मी अब शेनजिंग पर भी हमला न कर दे। बर्फ जोरों से गिर रही थी। अर्थ टेम्पल के बाहर बर्फ 1 मीटर से ज्यादा जम चुकी थी। कल इसे साफ करने में बहुत वक्त लगने वाला था। ग्वेन लॉन्ग्यू एक ब्लैक क्लोक में बाहर खड़ी थी। कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनने के कारण उसे -80 डिग्री सेल्सियस ठंड का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में कोई वार्मथ नहीं था, बस एक गहराई और सन्नाटा। उसके साथ अब कोई गार्ड नहीं था, सिर्फ एक लंबा सफेद कपड़े पहने युवा क्षितिगर्भा एक्साइएनजी डॉयन। दोनों अर्थ टेम्पल के छज्जे के नीचे खड़े थे, स्नोफॉल के बीच चुपचाप इंतजार करते हुए। ग्वेन लॉन्ग्यू ने धीरे से कहा, अब तक वो आई क्यों नहीं? ईस्ट चाइना सी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और जियांगनन, सारे रीजन पर हमला हो चुका है। अगर उनका मकसद हुआक्शी स्टेट को गिराना है तो शेनजिंग पर हमला तो सबसे पहले होना चाहिए था। एक्साइएनजी डॉयन ने थोड़ी सोच में चढ़ाई। वो गोल्डन ग्लासेस पहनता था।
उसका चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति जैसा था, लेकिन ग्वैन लॉन्ग्यू के साथ खड़ा होने पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। उसने भी उसकी तरह दूर तक देखा और बोला, मे बी देयर स्कैर्ड। चैप्टर 1623, द राइट टाइम एंड प्लेस। नॉर्थ वेस्ट रीजन में इस हमले की जिम्मेदारी यिनजिया के पास थी, जिसके पास था एक खतरनाक स्मोक एबिलिटी। उसने पूरे चंगन सिटी को स्मोक से ढक दिया और सिर्फ आधे घंटे में सिटी के आधे से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराया। हालांकि आम इंसानों की मौतें कम हुई, क्योंकि इस दौर में सिर्फ टियानहे सिटी ही नहीं, हर बड़े शहर के पास अंडरग्राउंड शेल्टर्स मौजूद थे। उस पतली सी स्मोक में जो पावर थी, वो किसी को भी चौंका देने वाली थी। यहां तक कि ली चोंगोंग को भी अपनी मुस्कान छोड़नी पड़ी और पूरा ध्यान लगाकर सामने खड़े एनिमी से लड़ना पड़ा, क्योंकि एक सीरियसली इंजर्ड ब्लैक चैरियट भी आखिरकार एक ब्लैक चैरियट ही होता है। आई एम गॉड्स विल। चारों ओर से आती काली स्मोक के सामने ली चोंगोंग ने अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई शार्प ब्लेड्स निकाल ली। ये दोनों लॉन्ग सोर्ड्स शाओले की मेटल फ्रेंजी एबिलिटी से एनहांस थे और उनकी शार्पनेस लाइंग वायु की तलवारों से कम नहीं थी। ड्रैगन रोसवोर्ड। ली चोंगोंग की मूवमेंट्स बेहद तेज थी। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी थी कि कोई उसे देख भी नहीं सकता था। जब उसने झंग यी से फाइट की थी, सिर्फ उसकी स्वॉर्ड मूवमेंट से ही झंग यी की स्किन पर जलन महसूस हुई थी। उसकी आई एम गॉड्स विल एबिलिटी ने सामने से आने वाले सभी स्मोक अटैक्स को स्प्लिट कर दिया। इग्नोर एवरीथिंग, कट ऑफ एवरीथिंग, यही है आई एम गॉड्स विल की ताकत। उसकी स्वॉर्ड हवा में सैकड़ों बार घूमी, हर उस अटैक को काटते हुए जो उसकी ओर बढ़ा, लेकिन स्मोक कटने के बाद फिर से उसी रूप में वापस आ जाती। सिल्वर आर्मोर्ड जनरल, जिसकी बॉडी आधी स्मोक में बदल चुकी थी, धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया। उसके दाएं हाथ से निकली स्मोक पूरे आसमान में चारों ओर से उठी। ली चोंगोंग के चारों तरफ 4 ऊंची दीवारों की तरह स्मोक खड़ी हो गई। नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए चोंगोंग की एबिलिटी है एब्सोल्यूट अटैक पावर, जो किसी भी फिजिकल डिफेंस की परवाह नहीं करता। लेकिन इस एबिलिटी की एक कमजोरी है, इसका अटैक रेंज लिमिटेड होता है और ये एक बार में सिर्फ एक टारगेट पर असर करता है। तो बस डिस्टेंस मेंटेन करो और स्मोक से उसे अटैक करते रहो। नॉर्थ वेस्ट रीजन हुआशु कंट्री के सबसे अंदर है, इसलिए एनिमी के आने से पहले यहां थोड़ी ज्यादा तैयारी हो पाई। ज्यादातर आम लोग अंडरग्राउंड चले गए थे, इसीलिए सिविलियन कैजुअल्टीज कम हुई। अब भी अगर बाहरी सिटीज पूरी तरह तबाह भी हो गई हों, तो अगर नॉर्थ वेस्ट रीजन इस बैटल को बचा ले, तो आज की टेक्नोलॉजी से शहर को दोबारा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं। यिनजिया सीधा उस कमांड सेंटर में घुस गया जहां ली चोंगोंग था। उसे लगा कि वो उसे सीधा मार देगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ली चोंगोंग ने पहले से तैयारी कर रखी थी। पूरा कमांड सेंटर पहले ही खाली करवाया जा चुका था और अंदर सेट की गई थी एक डायरेक्शनल एक्सप्लोजन। ग्राउंड से लेकर स्काई तक ब्लास्ट हुआ, एकदम कंट्रोल्ड तरीके से। यह एक्सप्लोजन इतना भयानक था कि उसका इंपैक्ट बाहर की सराउंडिंग बिल्डिंग्स पर नहीं पड़ा, लेकिन सेंटर में सब कुछ तबाह हो गया। कई किलोमीटर दूर एक हाई राइज बिल्डिंग पर खड़ा ली चोंगोंग कॉन्फिडेंस के साथ ये सीन देख रहा था। एक सोल्जर हमेशा तैयार रहता है, तुम उसकी आर्मी में घुसकर उसे हेडशॉट दोगे? इतना आसान नहीं। यिनजिया को शायद ये पता नहीं था कि जब से ली चोंगोंग ने नॉर्थ वेस्ट रीजन की कमांड संभाली है, उसने कम से कम 10 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और मिलिट्री कूप्स फेस किए हैं। अब तो वो अपनी लंबी तलवार तकिए के नीचे रखकर सोता है। कमांड सेंटर में लगी आग आसमान को चीरती हुई ऊपर उठ रही थी। उसका एक्सप्लोजन लेवल एक मिनिएचर लव गॉड वेपन से भी कम नहीं था। अगर कोई सुप्रीम कमांडर न हो, तो कोई इतनी महंगी और हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव सेटअप लगाने की हिम्मत भी नहीं करता। इस डायरेक्शनल एक्सप्लोजन की ताकत इतनी फोकस्ड होती है कि एक ब्लैक चैरियट लेवल एलियन भी बच नहीं सकता। ली चोंगोंग ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड दोनों हाथों से कस के पकड़ी।
उसके दांत भी गुस्से में भींचे हुए थे। उसकी एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ 18,000 है, यानी वो व्हाइट चैरियट लेवल का है। लेकिन एक असली योद्धा कभी इंडेक्स के पीछे नहीं भागता। टाइम, प्लेस और पीपल। इस बार टाइम और प्लेस दोनों उसके फेवर में थे। चंगन सिटी उसका होम ग्राउंड था, और यहां एक ब्लैक चैरियट एलियन से भी वो लोहा लेने को तैयार था। क्योंकि मैं हूं नॉर्थ वेस्ट का किंग। पूरा कमांड सेंटर जलकर राख हो चुका था। आग ने पूरे शहर का टेम्परेचर बढ़ा दिया था, यहां तक कि सिटी के आउटर एरियाज तक हीट रेडिएशन पहुंच गई थी। उन्हीं तेज लपटों के बीच एक काली छाया उभरी। ब्लैक स्मोक से बना सिल्वर आर्मोर फिर से इंसानी रूप में बदलकर हवा में सस्पेंड हो गया। उसका आधा शरीर स्मोक बन चुका था। वो कभी भी स्मोक में बदलकर अटैक अवॉइड कर सकता था। लेकिन इस एक्सप्लोजन में उसे भी चोट लगी थी। चाहे कोई कितना भी एडवांस हो, अगर वो कार्बन बेस्ड क्रीचर है तो लव डेथ लेवल एक्सप्लोजन से बच नहीं सकता। आई अंडर एस्टिमेटेड यू, ह्यूमन, सिल्वर आर्मो ने गहरी आवाज में कहा। अब उसकी बॉडी पूरी तरह काली हो चुकी थी, शायद एक्सप्लोजन से, या शायद उसका असली रूप यही था। लेकिन ये एम्बुश सिर्फ एक बार काम आता है। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि ली चोंगोंग अपनी पूरी बेस को एक क्रेटर में बदल देगा। फिर भी वो अब भी कॉन्फिडेंट था कि वो ली चोंगोंग को मार सकता है। स्मोक, किल। उसके दाएं हाथ से काली स्मोक बाहर निकली, और देखते ही देखते हवा में एक इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पिरामिड बना। ये एक टेट्राहेड्रन था। उसके शार्प एजेस ऐसे थे जैसे किसी का दिल चीर दे। बूम! वो काला पिरामिड एकदम फट गया, और स्मोक इरेगुलर ब्लेड शेप्स में ली चोंगोंग की ओर दौड़ी। अब वो स्मोक सिर्फ गैस नहीं थी, वो एक सॉलिड, डेडली नेट बन चुकी थी। स्मोक के ये ब्लेड लाइक फ्रैगमेंट्स जैसे ही हवा में फैले, वो आसपास की बिल्डिंग्स को कागज की तरह काटते गए। स्विश, स्विश, स्विश। हर जगह सिर्फ तेज ब्लेड की आवाज गूंज रही थी, जैसे स्मोक से बनी सुइयां बिल्डिंग्स को चीरती हुई निकल रही हों। चैप्टर 1624 सीरियस। ली चंग गोंग की एबिलिटी एक बेहद खतरनाक स्पेशल स्किल है। अगर सिर्फ स्पेस एबिलिटीज की बात करें तो उसका खतरा झंग यी से भी ज्यादा है। आखिरकार ये वो आदमी है जिसने अपनी आउटपुट कैपेबिलिटी को मैक्स कर रखा है। झंग यी ने एक बार ली चंग गोंग के बारे में कहा था, अगर इसे सही मौका मिल जाए तो कोई भी हाई इंडेक्स एबिलिटी होल्डर इसकी 2 तलवारों के नीचे मर सकता है। अगर उसके पास ट्रेसिंग ऑल थिंग्स एबिलिटी न होती तो झंग यी कभी भी उसके करीब नहीं जाता। यिन जिया को भी ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसका पहला रिएक्शन था ली चंग गोंग से दूरी बना लो, और फिर धीरे धीरे स्मोक से उसे खत्म कर दो, क्योंकि चाहे उसकी तलवारें कितनी भी तेज क्यों न हो, वो मेरी पूरी स्मोक को एक साथ काट नहीं सकती। यिन जिया हवा में ऊपर उड़ गया, और ली चंग गोंग ने भी तुरंत उसकी सोच को भांप लिया। तुम भागना चाहते हो? मुझसे पूछ लिया। ली चंग गोंग ने एक तेज कदम बढ़ाया, और उसकी 6 रियल्म्स विदाउट डिस्टेंस एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। वो एकदम स्काई की ओर उड़ चला। यिन जिया ने हाथ उठाया, चारों ओर की ब्लैक स्मोक को एक इन्वर्टेड पिरामिड में बदला, और फिर उस पिरामिड से निकली सैकड़ों स्मोक स्क्रीन्स, जिनका शेप एकदम पतले पर्दे जैसा था, जैसे हवा में बनी दीवारें, जो सीधे ली चंग गोंग की ओर बढ़ी और स्पेस को टुकड़ों में काटने लगी। ली चंग गोंग अब टेलीपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो एबिलिटी का गलत यूज करता तो उसका बॉडी सीधे स्लाइस हो जाता। ब्रेक इट, ब्रेक इट, ब्रेक इट। वो दोनों तलवारों से तेजी से स्मोक स्क्रीन्स को काटने लगा, लेकिन यिन जिया तब तक काफी ऊपर उड़ चुका था, और दोनों के बीच हजारों मीटर की दूरी बन गई थी। फिर यिन जिया ने अपने हाथ उठाए। राइज, ब्लैक स्मोक। एक ही पल में पूरे चोंगन सिटी से ब्लैक स्मोक उठने लगी। सिर्फ 10 सेकंड्स में पूरी सिटी काले धुएं से ढक गई। ये वही स्मोक थी
जो यिन जिया ने पहले से सेट कर रखी थी, जो अब जीवों के शरीर को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा फैलने लगी। इस वक्त स्काई गॉड ऑफ वॉर बेजान बैटलफील्ड में खड़ा था। जब उसने देखा कि पूरा आसमान ब्लैक स्मोक से ढक गया है, तो वो कुछ पल के लिए स्टन रह गया। पूरी सिटी का 80% हिस्सा काले धुएं से भर गया था। सिर्फ एक छोटा सेंट्रल एरिया बचा था। इतनी भारी ब्लैक फॉग को पूरी तरह डिस्पेल करना मेरे लिए भी मुश्किल है। फिर भी उसने टीथ ग्रिट किए, बॉडी को ट्विस्ट किया और एक तेज फायरस्टॉर्म में बदलकर सिटी में दौड़ने लगा ताकि अपने तरीके से धुएं को हटाने की कोशिश कर सके। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद ब्लैक स्मोक का हिस्सा जो उसने हटाया, वो पूरे शहर के कंपैरिजन में बहुत कम था। स्मोक का बड़ा हिस्सा फिर से सेंटर की ओर बढ़ा, जहां ली चंगोंग और सिल्वर आर्मोर यिन जिया की फाइट चल रही थी। अब स्मोक इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ली चंगोंग की विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई। यिन जिया स्मोक में गायब हो गया। अब उसके एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना मुश्किल था। हु 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 चारों ओर से तेज और ट्रिकी एंजल से अटैक्स आने लगे। स्मोक की मदद से यिन जिया के अटैक्स और भी अनप्रिडिक्टेबल हो गए थे। ली चंगोंग ने काम रहते हुए बैकहैंड से कुछ पावरफुल कट्स मारे। उसकी तलवार की तेज रोशनी ने इन अटैक्स को काट दिया। लेकिन तुम कब तक सर्वाइव करोगे? अब ये जगह मेरी है, सरेंडर कर दो। तुम मेरी अटैक्स रोक नहीं सकते। यिन जिया की आवाज चारों तरफ से गूंज रही थी। वो शैडोज में छुपा हुआ एक पेशेंट हंटर की तरह धीरे धीरे अपना शिकारी जाल बुन रहा था। लेकिन तब ली चंगोंग जोर से हंसा। हाँ, यिन जिया चौंक गया। तुम हंस क्यों रहे हो? ली चंगोंग बोला। अभी अभी मैंने एक बहुत मजेदार जोक सुना। तुम्हारी बात। उसकी आंखें तेज हो गई और वो बोला, तुमने कहा कि ये जगह अब तुम्हारी है। किसने तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया? ये नॉर्थ वेस्ट रीजन, ये चोंगन सिटी सिर्फ मेरी टेरिटोरी है। उसने अपनी दोनों तलवारें हवा में उठाईं। उनसे ठंडी सफेद रोशनी निकल रही थी। ओनली आई, ली चंगोंग, एम दी एब्सोल्यूट किंग हियर। उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म फट गया और अंदर से एक डार्क सिल्वर मेटल आर्मोर दिखाई दी। ये आर्मोर झंग यी की क्यानलोंग आर्मोर जितनी फाइनली क्राफ्टेड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काफी टफ और स्टाइलिश दिख रही थी। उस पर छोटे छोटे लॉन्च होल्स थे। मुझे अपनी कमजोरियां बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मेरी वीकनेसेस क्या है और मैं पहले से प्रिपेयर भी हूं। सीरियस, स्टार्ट। आर्मोर की इंटेलिजेंट वॉइस सुनाई दी। रिसीव्ड। अगले ही मोमेंट ली चंगोंग के आर्मोर से साइलेंट शॉकवेव्स चारों तरफ फैलने लगे और जितनी भी ब्लैक स्मोक उसके आसपास थी, वो ऐसे पिघलने लगी जैसे धूप में बर्फ। ली चंगोंग की जिंदगी का पहला हिस्सा बहुत स्मूथ रहा। कोई ज्यादा सेटबैक नहीं आया। जब वो आर्मी में आया तो जल्दी ही सुप्रीम कमांडर बन गया। लेकिन फिर उसने शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट में झंग यी से टक्कर ली और पहली बार बुरी तरह हार गया। फिर किनलिंग माउंटेन्स में अंडरग्राउंड जाते वक्त उसका एक हाथ सेंटिपेड किंग वॉर्म ने काट डाला। दूसरा सबसे बड़ा झटका। उसके बाद उसने खुद पर काम करना शुरू किया। मैं स्ट्रांग हूं, लेकिन मेरी कमजोरियां ऑब्वियस है। उसकी अटैक रेंज बहुत लिमिटेड थी। वो ज्यादातर क्लोज कॉम्बैट करता था। अगर सामने कोई पावरफुल लॉन्ग रेंज एनिमी आ जाए तो मुश्किल में पड़ सकता है। वो एक सिंगल टारगेट अटैकर था जिसने अपनी तेजी से इस कमी को कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ एनिमीज ऐसे थे जिन पर यह स्ट्रैटेजी फेल हो जाती थी, जैसे इल्यूजन एबिलिटीज, जोंग यी का लॉर्ड ऑफ वॉर, और इसी तरह की वाइड कवरेज लॉन्ग डिस्टेंस एबिलिटीज, स्मोक, लाइट, फ्लेम, प्योर एनर्जी। इन सब के खिलाफ उसकी स्ट्रैटेजीज फेल हो सकती थी जब तक कि उसके पास एक सीरियस बैकअप प्लान न हो। चैप्टर 1625 अवॉइडिंग द एज। सच में जो टॉप नॉच एलियंस होते हैं उन्हें हराना इतना आसान नहीं होता। उन्होंने अंत की दुनिया
एंड ऑफ द वर्ल्ड के सबसे खतरनाक सिलेक्शन से सर्वाइवल किया है। इसलिए अगर जरा सी भी गलती हुई तो वो किसी की डेथ की वजह बन सकती है। ली चोंग गोंग ने अपनी वीकनेसेस को दूर करने का तरीका ढूंढ लिया। उसका सीरियस आर्मोर इसी सोच पर बना था, जिसमें हाई एनर्जी पार्टिकल पल्सेस की मदद से प्लाज्मा फ्लेम्स, सुपर पावर से बने स्टॉर्म्स और सुनामीज, यहां तक कि इंजिया जैसे स्मोक या पॉइजन बेस्ड अटैक्स को भी फोर्सफुली डिस्पर्स किया जा सकता है। इंजिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ली चोंग गोंग के पास ऐसी ट्रिक भी है। स्मोक में छिपा उसका बॉडी अनस्टेबल होने लगा और टूटने के साइंस दिखने लगे। क्या? उसने चौंकते हुए अपनी हथेली देखी। स्मोक उड़ने लगी थी। जल्दी में उसने अपनी स्मोक फॉर्म छोड़ दी। स्मोक में बदल जाना कंप्लीटली बिना लिमिट नहीं होता, क्योंकि जब शरीर पार्टिकलाइज हो जाता है तो उसकी डिफेंस बहुत कमजोर हो जाती है। इसीलिए जब ली चोंग गोंग ने कमांड सेंटर उड़ाया तब वो बुरी तरह से घायल हुआ, क्योंकि पार्टिकल स्टेट में एक्सप्लोजन से बचना मुश्किल था। अब स्मोक चारों ओर से छन चुकी थी। ली चोंग गोंग अपने सीरियस फ्लाइंग डिवाइस से हवा में तैर रहा था और इंजिया, जो अब विजिबल हो चुका था, उसके सामने खड़ा था। हूं, अब तो तेरी एबिलिटी काम नहीं करेगी, है ना? ली चोंग गोंग ने अपनी लंबी तलवार उसकी ओर तानी। इंजिया ने उसे देखा, मुस्कराया और चाइनीज में बोला, इंटरेस्टिंग, तू वाकई एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में थोड़ी खोई हुई उदासी दिखने लगी। बहुत ज्यादा स्मार्ट होना हमेशा अच्छा नहीं होता। ये कभी कभी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत भी हो सकता है। ली चोंग गोंग ने आंखें तरेरी। क्या बकवास है ये सब? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन अब मेरी बारी है तुझे काटने की। श्वा 6 रियल्म्स विदाउट डिस्टेंस फिर से एक्टिवेट हुआ। ली चोंग गोंग हवा में उड़ते हुए इंजिया की ओर बढ़ा और दूर से ही एक तगड़ा स्लैश मारा। ये अटैक फिजिकल रूल्स को इग्नोर करता है, जिसे देखकर इंजिया को अपनी यादों से बाहर आना पड़ा। उसने तेजी से अपने बॉडी को फ्लैश किया और फैटल ब्लो से बच गया। ली चोंग गोंग थोड़ा शॉक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्मोक फॉर्म के बिना भी इंजिया इतनी तेजी से उसका वार डॉज कर सकता है। इंजिया की ठंडी आवाज गूंजी, हम दोनों के बीच का गैप इस छोटे से ट्रिक से खत्म नहीं होगा। उसने अपने राइट हैंड से हवा में एक क्रॉस बनाया, जैसे कोई पेंसिल से ब्लैक पाउडर से हवा में कुछ लिख रहा हो। स्विश, ब्लैक मिस्ट का वो क्रॉस हवा को चीरता हुआ सीधा ली चोंग गोंग की ओर बढ़ा। ली चोंग गोंग ने अपनी स्वॉर्ड से उसे काट डाला। तू कितना भी पावरफुल अटैक कर ले, मेरी तलवार के सामने सब कुछ टूट जाएगा। ली चोंग गोंग ने फिर से अपनी 6 रियल्म्स एबिलिटी यूज की और क्लोज रेंज फाइट के लिए अप्रोच किया। सिल्वर आर्मोर ने कहा, तू सिर्फ हवा में तैरते स्मोक को हटा सकता है, लेकिन जो स्मोक मेरे अंदर है उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। उसने मुंह से गाढ़ा ब्लैक स्मोक उड़ाया, जिसने चारों ओर की हवा को भर दिया। ली चोंग गोंग की तेज तलवार उस स्मोक को चीर रही थी, लेकिन स्मोक फिर भी एजाइल थी और वारों को बचा रही थी। तेरी तलवार को अगर थोड़ा भी अवॉइड कर लूं तो तू मेरे लिए ऑलमोस्ट जीरो थ्रेट बन जाता है। उसकी बातों में हल्की सी हंसी थी, लेकिन ली चोंग गोंग को गहरा आयरनी महसूस हुआ। उसने दांत भींचे। चलो फिर देखते हैं कौन ज्यादा तेज है, तू या मैं। अब ब्लैक स्मोक ने 6 बड़े विंग्स का रूप ले लिया, जो सिल्वर आर्मोर के पीछे थे। वो जैसे कोई डार्क एंजल की तरह लग रहा था, तेजी से हवा में उड़ते हुए हंस रहा था। ली चोंग गोंग भी पीछे नहीं हटा। उसने एक तेज टेलीपोर्ट किया और वार किया। स्मोक ने फिर से बचाव किया और अब उसने स्मोक को स्पाइक्स, ब्लेड्स, स्पाइरल ब्लेड्स में बदलकर हमला करना शुरू किया। ली चोंग गोंग का सीरियस आर्मोर सिर्फ स्मोक को डिस्पर्स कर सकता था, लेकिन उसकी एक्चुअल बॉडी को डैमेज नहीं कर सकता। इसलिए अब उसकी स्ट्रैटेजी सिर्फ अटैक डिले कर सकती थी। वो उसको मार नहीं सकता था। दोनों के बीच हवा में जबरदस्त कोलिशन हुआ। दोनों के अटैक्स फैटल थे,
एक भी हमला गलत जगह लगता तो किसी की मौत हो सकती थी। ब्लैक स्मोक के 1000 रूप थे, लेकिन ली चोंग गोंग की तेज तलवारें हर वार को चीर रही थी। वो हंसते हुए इंजिया के करीब आता जा रहा था। बस एक बार उसकी आई एम गॉड्स विल स्लैश उसकी रेंज में आ जाए तो वो किसी को भी मार सकता है, चाहे वो ब्लैक चैरियट लेवल एलियन हो या बिशप लेवल एलियन। कोई भी उस वार को नहीं झेल सकता। इंजिया ने महसूस किया कि ये इंसान कितना खतरनाक है। उसके हाथ में एक ब्लैक मिस्ट की बॉल प्रकट हुई। लेकिन सौभाग्य से तुम अभी मेरे अपोनेंट नहीं हो। स्काई में ब्लैक स्मोक नीचे गिरने लगा, सारे चोंगन सिटी पर छा गया। ली चोंग गोंग को इससे कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन शहर के बाकी सारे जीवों के लिए यह मौत का कारण बन गया। जो भी एलीट वॉरियर्स थे, वो भी जब इस स्मोक से ढके तो ऐसे ग्रे वुडन स्टेक्स बन गए जैसे कोई ममी। डेडवुड से ब्यूटीफुल फूल उगने लगे। हर एक ब्लूमिंग फ्लावर एक मृत आत्मा का प्रतीक था, और हर बार सिल्वर आर्मोर और शक्तिशाली होता जा रहा था। वो ग्रे मिस्ट उसका हिस्सा थी। वो एब्जॉर्ब की गई लाइफ फोर्स को अपनी स्ट्रेंथ में बदल रहा था। चोंगन सिटी में लाखों इंसान थे, और वो सब उसकी नरिशमेंट बनते जा रहे थे। अब उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी थी। इंजिया की स्पीड इतनी तेज थी कि ली चोंग गोंग की 6 रियल्म्स एबिलिटी भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी। उसके 2 तेज सोर्ड्स भी यिनजिया के शरीर को छू नहीं पा रहे थे। एक तलवार जो किसी को काट नहीं सकती, वो चाहे कितनी भी तेज हो, बेकार है। यिनजिया ने हल्के अंदाज में कहा, तो बस मुझे सिर्फ तेरी तलवार के एज से बचना है। उसकी स्पीड ली चोंग गोंग की टेलीपोर्टेशन से ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस वाला वॉरियर था कि इतने सिंपल स्वॉर्ड अटैक से उसे मारना नामुमकिन था। ब्लैक चैरियट लेवल वुल्वान वॉरियर होना मतलब वो एलियन फाइटर्स की एलीट लीग में आता है। उसे काटना कोई आसान काम नहीं।